बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है केमिस्ट्री पार्ट 1 का, वो है बेटे जी बॉन्ड एनर्जी जी। बॉन्ड एनर्जी बेटे जी, सादा लफ्ज़ों में हम बॉन्ड एनर्जी को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि एनर्जी की वो मिकदार जो आपके पास एक सब्सटेंस के अंदर मौजूद तमाम केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए चाहिए होती है, उस एनर्जी की मिकदार को बेटे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। और इसकी डेफिनेशन बेटे बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अक्सर पूछ ली जाती है कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। इसी तरह से बेटे डायपोल मूवमेंट हम पढ़ेंगे जी। डायपोल मूवमेंट की जो डेफिनेशन है वो अक्सर बोर्ड के पेपर में आती है जी, और उससे रेलिवेंट आज हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जी। तो सबसे पहले बेटे हम पढ़ते हैं जी बॉन्ड एनर्जी जी। तो बॉन्ड एनर्जी बेटे क्या है जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मिकदार विच इज रिक्वायर, जो हमें चाहिए होती है, दरकार होती है, क्या करने के लिए? ब्रेक करने के लिए। किसको ब्रेक करने के लिए जी? ऑल टाइप ऑफ पार्टिकुलर बॉन्ड, तमाम तरह के बॉन्ड्स किसके अंदर बेटे जी? एक सब्सटेंस के अंदर। अगर आपके पास एक मोल कोई भी सब्सटेंस मौजूद है, उसके अंदर मौजूद तमाम बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी आपको चाहिए होगी, उस एनर्जी की मिकदार को बेटे क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी का नाम देते हैं हम जी। तो बॉन्ड एनर्जी को मेजर करने के लिए बेटे जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो बेटे किलो जॉल पर मोल यूज करते हैं, क्योंकि एनर्जी के यूनिट बेटे क्या होते हैं जी? किलो जॉल पर मोल होते हैं। इसलिए बॉन्ड एनर्जी जो है इसका यूनिट भी बेटे क्या होगा जी? किलो जॉल पर मोल होगा। नेक्स्ट है बेटे जी बॉन्ड एनर्जी जो है ये हमें किसके बारे में बताती है जी? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटे जी। किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी को देखते हैं। अगर तो किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की मिकदार चाहिए होगी, तो इसका मतलब है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। और अगर किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए होगी, यानी उसकी बॉन्ड एनर्जी अगर थोड़ी हो, इसका मतलब वो बॉन्ड वीक है, जल्दी टूट जाएगा जी। उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिएक्शन के लिए ज्यादा अवेलेबल होंगे और वो शय ज्यादा रिएक्टिव होगी। तो कोई भी शय कितनी स्टेबल है या कितनी रिएक्टिव है, इस चीज के बारे में भी हमें कौन इंफॉर्मेशन देता है जी? बॉन्ड एनर्जी इंफॉर्मेशन देती है। नेक्स्ट बेटे जी कौन कौन से फैक्टर जो है असरअंदाज होते हैं, उससे पहले बेटे जी ये देखें जरा जी। एक बात हमने की जी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी, दूसरी बात है बेटे बॉन्ड से रिलीज होने वाली एनर्जी, यानी एक बॉन्ड बना दो एटम्स के दरमियान, उस बॉन्ड के बनने से जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को भी बेटे हम क्या कहते हैं? उसको भी हम बॉन्ड एनर्जी का नाम देते हैं। हम देखिए बेटे हाइड्रोजन का एटम और हाइड्रोजन का एटम मिले, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया, और इससे जो एनर्जी रिलीज हुई, इस एनर्जी की मिकदार को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी का नाम देते हैं। और अगर हमने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है तो हमें इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं जी? बॉन्ड एनर्जी का नाम दे रहे हैं। तो एनर्जी की वो मिकदार जो बॉन्ड बनने के दौरान निकले या बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए हो, उसको बेटे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी का नाम देते हैं। नेक्स्ट है बेटे जी फैक्टर अफेक्टिंग ऑन बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी पर कौन कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं बेटे? सबसे पहले जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसा कि HF जो है इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। HI की बात करें तो इसका बॉन्ड वीक होगा क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। नेक्स्ट है जी साइज ऑफ एटम जी। साइज ऑफ एटम बेटे जी, एटम का साइज जितना बड़ा होगा उसको ओवरलैप करना उतना मुश्किल होता है, इस वजह से उसकी बॉन्ड एनर्जी भी कम होती है। यही तो बात देख ले, फ्लोरीन का साइज छोटा है, उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा है। आयोडीन का साइज बड़ा है, उसकी बॉन्ड एनर्जी भी कम है। तो इसका मतलब है साइज ऑफ एटम के साथ बॉन्ड एनर्जी जो है उसका कौन सा रिलेशन होता है बेटे जी? इनवर्स रिलेशन होता है जी। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। नेक्स्ट है बेटे जी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जी, बॉन्ड लेंथ बेटे जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड को ब्रेक करना उतना आसान होता है। बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी बॉन्ड को ब्रेक करना उतना मुश्किल होता है। इसका मतलब है ग्रेटर इज बॉन्ड लेंथ, लेसर इज इट्स बॉन्ड एनर्जी जी। तो इसका मतलब है इसके साथ भी बॉन्ड एनर्जी का कौन सा रिलेशन है बेटे जी? इनवर्स रिलेशन होता है। इन दोनों फैक्टर के साथ इनवर्स रिलेशन होगा, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ बेटे डायरेक्ट रिलेशन होगा किसका? बॉन्ड एनर्जी का। नेक्स्ट है बेटे जी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटे? आपने पढ़ा हुआ है जी कि एक एटम के न्यूक्लियस से लेके दूसरे बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस तक का जो फासला होता है, इस फासले को बेटे हम क्या कहते हैं जी?
एटॉमिक रेडियस भी वैसे हम कहते हैं जी, और इसको हम बॉन्ड लेंथ का भी नाम देते हैं। देखिए जरा जी, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स, दो एटम जिन्होंने आपस में कौन सा बॉन्ड बनाया हुआ है जी, कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। दो एटम जो आपस में कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से जुड़े हुए हैं, म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जुड़े हुए हैं जी, उसको बेटे हम क्या कहते हैं जी, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बेटे, जो दो न्यूक्लियाई के दरमियान में मौजूद है उसको हम नाम देते हैं बेटे जी बॉन्ड लेंथ का जी। और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ जो है ये बेटे आपने चैप्टर 6 में स्टार्ट में पढ़ी थी जी, यहाँ पर बॉन्ड एनर्जेटिक्स में आपने पढ़ा था जी, और उसकी वैल्यू कितनी होती है जी, 75.4 पिकोमीटर होती है। आगे है बेटे जी डाइपोल मोमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बेटे जी, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जी। डाइपोल मोमेंट जी, डाइपोल मोमेंट बेटे किसको कहते हैं जी, दो चीजों के हासिले ज़रब को जी डाइपोल मोमेंट कहते हैं जी। और वो दो चीजें कौन कौन सी है जी, चार्जेस, दो एटम जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है जी, उन दोनों पर चार्जेस और उनके दरमियान में जो रेडियस है जी, फासला जो है, इन दोनों के हासिले ज़रब को बेटे हम क्या कहते हैं जी, डाइपोल मोमेंट का नाम देते हैं जी। डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी दो एटम्स जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, उन पर जो चार्ज बेटे मौजूद है, फर्ज करें जी आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दो आयन आपस में जुड़े हुए हैं जी, अब इन दोनों पर जो चार्ज की वैल्यू है जी, उस चार्ज को और उनके दरमियान में मौजूद डिस्टेंस को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें तो उससे हमारे पास किसकी वैल्यू निकलेगी बेटे, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकलेगी जी, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर जी। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर के दरमियान में जो आपके पास चार्जेस मौजूद हैं, चार्जेस और डिस्टेंस, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या निकलता है बेटे, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी, ये बेटे इसके अंदर एमसीक्यू है जी, क्या है जी, एमसीक्यू जी। और मेरी हैबिट है कि मैं एमसीक्यू के ऊपर बेटे जी स्टार बनाता हूं उसको अंडरलाइन करने के बाद जी। एंड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वो कहते हैं कि भाई डाइपोल मोमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके अंदर दोनों चीजें पाई जाती हैं, ये मैग्नीट्यूड भी रखती है और डायरेक्शन भी रखती है। फिजिक्स के अंदर बेटे आपने दो तरह की क्वांटिटी पढ़ी हुई है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी बेटे हम ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़े, मैग्नीट्यूड की भी और डायरेक्शन की भी। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं जी, वेक्टर क्वांटिटी। तो डाइपोल मोमेंट के लिए भी आपको इन दोनों की जरूरत पड़ती है, इसलिए कौन सी क्वांटिटी है जी, वेक्टर क्वांटिटी जी। नेक्स्ट है बेटे जी इसके यूनिट जी, इसके यूनिट है जी आपके पास जी मीटर कॉलम जी, इसके साथ ही बेटे जी डिबाई जी। और एक डिबाई जो है उसकी वैल्यू बेटे कितनी होती है जी, 3.336 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻30 मीटर कॉलम जी आपके पास इसके वैल्यू होती है एक डिबाई की। यानी एक डिबाई को अगर आप मीटर कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास उसकी इतनी वैल्यू बनेगी। नेक्स्ट है बेटे जी डाइपोल मोमेंट हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डाइपोल मोमेंट हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बेटे जी। एक जी परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, एक बॉन्ड के अंदर आपके पास आयनिक करेक्टर कितने परसेंट पाया जाता है वो हमें करेक्टर बताता है जी। दूसरा बेटे जी एंगल्स बिटवीन बॉन्ड और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल जी, यानी कि ये दो बातें बेटे आ गई। वैसे तो हम इसको दोनों को पीछे थ्योरीज के अंदर डिफरेंट जो है ना से दोनों को अलग अलग तरह से डिस्कस करते हैं जी, लेकिन यहाँ पर हम इनको एक ही तरह से बात करेंगे जी कि आपके पास दो एटम्स जो हैं या यूं कह लें बॉन्डेड एटम के दरमियान डिस्टेंस की जो उनका बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल कितना है या उनकी ज्योमेट्री कैसी है जी, ये बातें हमें कौन बताता है जी, डाइपोल मोमेंट जी। नेक्स्ट बेटे जी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे जी, बोर्ड के पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। वो कहते हैं जी CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, जबकि SO2 जो है इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। ऐसा क्यों है जी? तो इसकी वजह जो है ना बहुत आसान सी है बेटे जी कि कार्बन जो है इसके साथ दोनों ऑक्सीजन लीनियर वे में मौजूद होते हैं, क्योंकि कार्बन के ऊपर कोई लॉन पेयर मौजूद नहीं है। जबकि अगर हम सल्फर को देखें तो सल्फर के पास एक लॉन पेयर मौजूद होता है, जिसकी वजह से उसकी ज्योमेट्री लीनियर नहीं है। ज्योमेट्री लीनियर ना होने की वजह से बेटे उसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। यह बात याद रखनी बेटे आपने। कार्बन डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री कैसी है? लीनियर है, जबकि यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री लीनियर नहीं है। किसकी वजह से? लॉन पेयर के मौजूद होने की वजह से। इसी तरह से बेटे जी वो कहते हैं जी CS2 जी, CS2 के अंदर डाइपोल मोमेंट कितना है बेटे जी? 0। वजह फिर वही है
कि उसकी वजह क्या है जी, कार्बन के ऊपर कोई लॉन पेयर नहीं है, दोनों सल्फर कार्बन के साथ कैसे मौजूद होते हैं बेटे जी, लीनियर ज्योमेट्री के अंदर मौजूद होते हैं। जबकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर दो लॉन पेयर होने की वजह से आपका डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता, बल्कि उसकी वैल्यू कितनी होती है जी, 1.85 डिबाई होती है जी। नेक्स्ट है बेटे जी, इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। जैसे ये आपके पास ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के डायपोल मूवमेंट के इफेक्ट को क्या कर देगी जी, कैंसल आउट कर देगी, जिसकी वजह से इसका डायपोल मूवमेंट आपके पास क्या होगा, जीरो होगा। जबकि इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट जो है यहाँ पर कैंसल आउट नहीं होता, क्योंकि ये स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है, ज्योमेट्री लीनियर ना होने की वजह से लीनियर डायपोल मूवमेंट नहीं होता, और इसी वजह से डायपोल मूवमेंट एक दूसरे के साथ कैंसल आउट भी नहीं होता, और इसलिए उसकी वैल्यू भी जीरो नहीं होती, बल्कि उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ पाई जाती है जी। और ऐसा सब्सटेंस जिसका डायपोल मूवमेंट जीरो हो वो बेटे नॉन पोलर होता है, जबकि ऐसा सब्सटेंस जिसका डायपोल मूवमेंट जीरो ना हो वो पोलर सब्सटेंस होता है। एंड पे बेटे जी ये तीन तरह की प्रॉपर्टीज हैं बेटे जी, जो आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कि सोलबिलिटी की अगर हम बात करें बेटे, कि आयनिक कंपाउंड्स पोलर होते हैं इसलिए पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं। आइसोमरिज्म की बात करें तो कोवलेंट कंपाउंड आइसोमरिज्म शो करते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड आइसोमरिज्म शो नहीं करते जी। नेक्स्ट है जी रिएक्शन काइनेटिक्स, जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन का भी नाम देते हैं। कोवलेंट कंपाउंड के रिएक्शन स्लो होते हैं क्योंकि वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड के रिएक्शन फास्ट होते हैं क्योंकि उनके रिएक्शन आयंस की फॉर्म में होते हैं जी। तो ये था बेटे आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी आपका।